नमस्कार, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन और आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। हम आज बात करेंगे मौसमी बीमारियों को लेकर और हमारे आज के जो विशेषज्ञ हैं उनसे आपको मिलवा देते हैं। डॉक्टर विशाल गुप्ता फिजिशियन हैं और वर्तमान में आप सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर में प्रोफेसर हैं। आपको करीब 13 वर्षों का अनुभव है। आप एमडी मेडिसिन है। आपको एमडी की पढ़ाई के दौरान गोल्ड मेडल मिल चुका है और आपके कई रिसर्च पेपर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। तो डॉक्टर साहब, इस शो में आपका स्वागत है। मौसम बदल रहा है, कई तरह की बीमारियां और जो संक्रमण हैं वो देखने में आ रहे हैं। तो इस समय किस तरह की समस्याएं लोगों को हो रही हैं? नमस्कार। अभी देखिए, जैसे बदलते मौसम के साथ बहुत सारी समस्याएं होती है। अगर अपन किसी भी बदलते मौसम के साथ त्वचा रोग हैं, बाकी सबसे कॉमन अभी जो देखने को जा रहा है वायरल डिजीज़ बहुत कॉमन है। अचानक से ठंड लग के बुखार आ जाता है, तो ये सारी वायरल डिजीज़ वाली, गले में खराश होने लग जाती है, खांसी स्टार्ट हो जाती है, जुकाम स्टार्ट हो जाता है। ये सारी वायरल डिजीज़ेज हैं। कई सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कई सारे वायरल दूसरे इन्फेक्शन है, डेंगू है, स्क्रब टाइफस है, चिकनगुनिया, मलेरिया, इन सब का खतरा बदलते मौसम के साथ बढ़ता जाता है। क्योंकि जब बारिश होती है तो आमतौर पर मच्छरों का प्रजनन ज़्यादा बढ़ जाता है और इसी कारण ये सारी डिजीज़ देखने को मिलती है। अच्छा, आपने बताया कि सर्दी लगती है, बुखार आता है, तो उनको खांसी जुकाम भी होता होगा। तो पिछले 2-2.5 साल में हमने देखा है कोरोना के दौरान कि इस तरह के लक्षणों पे हम कोविड की जांच भी कराते रहे हैं। तो ऐसे जितने मरीज आ रहे हैं तो क्या उन सब की कोविड की भी जांच होती है? देखिए, बड़ी डाइसी सी सिचुएशन है। जैसे निरंजन जी ने कहा कि पहले अगर हल्का सा ही बुखार आ जाता था, गले में खराश होती थी, तो अपन तुरंत कोविड की जांच करा लेते थे और उसमें मैक्सिमम पॉजिटिव भी आते थे। लेकिन अब की आज की स्थिति देखी जाए तो तकरीबन हर घर में एक वायरल बीमारियां हो रही हैं। और अभी आमतौर पे फिजिशियंस या चिकित्सक जो भी देख रहे हैं या जनरल प्रैक्टिशनर्स, वो कोविड की जांच नहीं करा रहे, क्योंकि कॉमन वायरल या जो बदलते मौसम के साथ वायरल होता है ये आमतौर 2 से 3 दिन में ठीक हो जाता है। इसी कारण यूजुअली अभी अपन कोविड की जाँच कम करा रहे हैं। हालांकि कई करा भी रहे हैं, कई हमको जरा सा लगता है डाउट जरा सा भी डाउट जाता है, सांस में दिक्कत हो रही होती है तो तुरंत करा लेते हैं। क्योंकि आमतौर पर कोविड की जाँच से अभी इतनी फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये मौसम तो हर बार ही बदलता है, मतलब हमको पता है कि हर ऋतुएं अपनी तय, उनका एक अवधि तय है। तो जब भी मौसम बदलता है तो हम बार बार बीमार क्यों पड़ जाते हैं? मान लीजिए पिछली बार बारिश के मौसम में, सर्दी में, गर्मी में मुझे जो समस्याएं हुई थी वो फिर दूसरे साल भी मेरे को होने लग जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, बदलते मौसम के साथ बीमार पड़ना एक स्वाभाविक है, क्योंकि अपनी दिनचर्या ऐसी होती है, बहुत सारे प्रिकॉशंस अपन ले नहीं पाते। फिर जब मौसम बदलता है अचानक से, गर्मी के बाद जैसे बरसात स्टार्ट होती है तो अपनी आउटिंग बढ़ जाती है, बाहर का खाना पीना बढ़ जाता है। इसी कारण कॉमनली बीमारियां बढ़ने लग जाती हैं। और ये ऐसी चीज़ है कि आदमी चाहे कितना भी सोच ले, वो परहेज़ कर नहीं पाता। भाई आज सब है, गर्मियाँ हैं, छुट्टियाँ हैं, अब बारिश मौसम अच्छा हुआ तो हर आदमी घूमने की सोचेगा, आउटिंग बढ़ेगी, मॉल्स में, बगीचे में, पार्क में, सारे हिल स्टेशन पे जाने की सब जाएंगे, तो बीमार पड़ता ही है। बदलते मौसम में कई सारे अपन ध्यान रख नहीं पाते। कोई दिनचर्या भागा दौड़ की दिनचर्या होती है और लोग लुत्फ़ उठाने के चक्कर में भी भागते रहते हैं। बिल्कुल। तो थोड़ी बहुत लापरवाही तो हमारी तरफ से भी होती है और हम अपनी दिनचर्या, अपनी इम्यूनिटी, अपनी लाइफ स्टाइल, इसको कैसे बेहतर करें इस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन कुछ बीमारियां हैं, कुछ संक्रमण हैं जिनके बारे में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। स्क्रब टाइफस, ये क्या होता है? इसके क्या लक्षण हैं? ये क्यों होता है और इसकी जांचें कौन सी होती हैं? देखिए, स्क्रब टाइफस, इसको बुश डिजीज़ भी कहते हैं या रिकेट्शियल डिजीज़ भी कहते हैं, टिस्टोकोचाई डिजीज़ भी कहते हैं। ये अभी पिछले 5-7 साल से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल रही है। और एक तरफ से ये इंडिया में देखा जाए या तो ये हिडन बर्डन है, क्योंकि ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा अनडायग्नोज्ड रह जाती है, इसके पता नहीं चल पाता और ये फिर अपना खतरनाक रूप ले लेती है। स्क्रब टाइफस क्या होता है? ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ये एक रिकेट्शिया टिस्टोकोचाई बैक्टीरिया होता है, जिसको ऑरेंजिया टिस्टोकोचाई भी कहते हैं, उससे होता है। ये फैलता अपने को ट्रॉम्बिक्युलिट माइट, जिसको पिस्तू कहते हैं, उसके काटने से फैलता है। और ये अगर अपन पूरे वर्ल्ड की बात करें तो ये कॉमनली टिस्टोकोचाई ट्रायंगल करके एक एरिया कहलाता है, जिसमें साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया ये आता है, यहाँ पे कॉमनली देखा जाता है। अगर अपन इंडिया की बात करें तो ये साउथर्न इंडिया में, जम्मू कश्मीर में, हिमालयन बेल्ट में काफ़ी देखा जाता है। राजस्थान में भी आजकल काफ़ी मात्रा में देखा जा रहा है। और ये बीमारी कॉमनली क्या होता है, इसमें जो इनिशियली लक्षण आते हैं वो होती है सर्दी लग के बुखार आना, सारे बदन का टूटना, उल्टियाँ होना, आँखों के पीछे दर्द होना,
चक्कर आना, ये सारी बीमारियां होती है। लेकिन इसका जो स्क्रब टाइफस की जो खतरनाक दिक्कत होती है कि शरीर के सारे अंगों को इन्वॉल्व कर सकता है। ये लिवर पे, किडनी पे, ब्रेन पे, किसी भी ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकता है। इसलिए इसका और इसकी जांचें इसलिए थोड़ी खतरनाक हो जाती है। इसका निदान होना है या इसका डायग्नोसिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, जो आपने लक्षण बताए, यदि किसी मरीज को लग रहा है तो स्वाभाविक है वो डॉक्टर से सलाह तो लेंगे ही। और आपके पास जब मरीज आते हैं तो आप उनको कौन सी जांचें बताते हैं, मतलब किस तरह की जांच से पता चलता है कि उस व्यक्ति को स्क्रब टाइफस है या नहीं है? देखिए, अगर कोई भी मरीज़ फीवर करके आता है तो अपन पहले 1-2 दिन तो वेट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी कॉमन वायरल डिजीज़ होती है वो भी 1-2 दिन में ठीक हो जाती है। लेकिन कोई वार्निंग साइंस होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा बदन टूट रहा है, सांस पे दिक्कत हो रही है, या जॉन्डिस हो गया, या कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं कि मरीज़ ड्राउजी हो रहा है, मरीज़ को कुछ तान सी आ गई, तो उसके लिए तुरंत हम स्क्रब टाइफस की या अन्य जाँचें करते हैं। तो पहले हम रूटीन टेस्ट करते हैं जिसमें सारे CBC है, LFT, RFT करना होता है। बाकी स्क्रब टाइफस के लिए स्पेसिफिक अपन बात करें तो स्क्रब टाइफस एंटीबॉडी टेस्ट होती है, एलाइजा टेस्ट, वो अपन करते हैं, उससे डायग्नोसिस हो जाता है। और एक सिर्फ जाँच के बेसिस पे नहीं, सारे क्लिनिकल सिम्टम्स और जाँचों को मिला के एक डॉक्टर निष्कर्ष पे पहुँचता है कि इसको स्क्रब टाइफस है या नहीं है। अच्छा, जब ये पता चल जाता है कि स्क्रब टाइफस हो चुका है मरीज को, तो फिर उसका इलाज किस तरह से होता है और क्या इससे बचाव भी संभव है? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो पता चलना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि एक तरह से हिडन बर्डन है। आमतौर पे इसके लक्षण कॉमन वायरल डिजीज से मिलते हैं और ये अनडायग्नोज्ड रह जाता है, क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा सा ईजिली नहीं कराते हैं। और जब पता चलता है तो अगर एक बार पता चलने के बाद तो इसका इलाज बहुत सिंपल है। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं, टेट्रासाइक्लिन ग्रुप के एंटीबायोटिक है, मैक्रोलेड ग्रुप्स के एंटीबायोटिक है, अपन देते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। बाकी सबसे मेन सिम्टोमेटिक केयर जरूरी होती है, सपोर्टिव केयर जरूरी होती है कि जो मरीज को लक्षण आ रहे हैं उसका इलाज है कि मान लो शॉक में है या जॉन्डिस है तो उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट, वो सारा उसको करना पड़ता है। बाकी बचाव के अगर तरीके की बात करें तो बचाव तो सबसे मेन है कि आप ये कॉमनली फैलता किस में है? ये फैलता है एग्रीकल्चर लेबरर्स में, या जो गांवों में रहते हैं लोग, जिनके नहरों के पास रहते हैं, जहाँ झाड़ियाँ हैं, या जो सिटी की पॉपुलेशन है, जैसे अपन लोग हैं, अपन कैसे रिस्क में आ सकते हैं? अपन कहीं हिली स्टेशन पे आउटिंग पे जा रहे हैं, अपन पार्क में, लॉन्स में जा रहे हैं, या अपने घर में कई बगीचे हैं जहाँ आसपास अपन झाड़ियाँ ज़्यादा है जो वेल मैनेज नहीं है, उसके पास जा रहे हैं, तो मस्कीटो के इसके ट्रॉपिकल माइट के काटने से होगा। तो बचाव के तरीके स्वाभाविक है कि आप अगर सिटी में रहते हैं तो ऐसी जगह जाने से बचें जहाँ ऐसी संभावना हो कि जहाँ मच्छर या ये मस्कीटो होगा। बाकी अगर जो एग्रीकल्चर लेबरर है उनको जाना ही पड़ेगा तो वो है कि अपना प्रोटेक्शन लें, पूरे कपड़े पहने। अगर कहीं भी कोई मस्कीटो की जो पिस्सू का काटने का निशान दिखता है तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। अपने खेतों में कीटनाशक का रेगुलर छिड़काव करें, सफाई का ध्यान रखें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि ये एक बैक्टीरियल बीमारी है, उस तरह का संक्रमण है, तो जिन्हें एक बार हो जाता है फिर उन्होंने इलाज ले लिया तो आगे भी फिर किसी महीने 2 महीने बाद पिस्सू ने फिर काट लिया तो क्या दोबारा भी हो सकता है? हाँ, ये दोबारा हो सकता है। जितनी बार बैक्टीरिया काटेगा उतनी बार होगा। और आमतौर पर देखा जाता है कि अगर दोबारा होगा तो थोड़ी स्थिति और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। अच्छा, तो बाकी ऐसा नहीं है कि आपको एक बार हो गया तो आपको लाइफ टाइम प्रोटेक्शन हो गया। आप जब भी एक्सपोज होंगे, आपको मस्कीटो ये पिस्सू की बाइट होगी तो आपको होके रहेगा। अच्छा, बरसात में मलेरिया है, डेंगू है, इनके मामले भी बढ़ने लगते हैं, तो क्या अभी इन बीमारियों के मरीज़ भी आ रहे हैं? देखिए, ये सारी मच्छर जनित बीमारियाँ एक तरह से मच्छर के काटने से होती है। तो बरसात के सीजन्स में सारे मच्छर का बढ़ जाता है और सारी बीमारियां बढ़ती हैं। लेकिन डेंगू की अगर बात करें तो आमतौर पे इसका जो सबसे ज़्यादा सीज़न है, सबसे ज़्यादा टाइम है जब डेंगू फैलता है, वो आफ्टर बारिश फैलता है। क्योंकि जब आफ्टर बारिश फैलता है तो पानी इकट्ठा रहता है, उसमें मस्कीटो लार्वास ग्रो करते हैं और उनके जो वो लार्वा ग्रो करते हैं और जब उसके बाद जब मच्छर काटते हैं तो डेंगू के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डेंगू और रिकेट्सिया में फ़र्क ये है कि रिकेट्सिया एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, डेंगू एक वायरल डिजीज़ है। लेकिन दोनों में कॉमन बात यह है कि दोनों मच्छर काटने से ही होती है। और सबसे आजकल दिक्कत जो होती है कि डेंगू की अगर अपन बात करें या रिकेट्सिया की बात करें या मलेरिया की बात करें या कॉमन वायरल डिजीज़ की बात करें, इनके लक्षण सामान्यतः शुरू के 2-3 दिन में पहचानना मुश्किल होता है कि ये कौन सी बीमारी है। सिंपल वायरल भी हो सकता है, आपको डेंगू भी हो सकता है, आपको स्क्रब टाइफस भी हो सकता है, आपको मलेरिया भी हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, आपने बताया कि इन सब के लक्षण आपस में बहुत मिलते जुलते हैं, तो आम व्यक्ति या मरीज जो है वो तो ये अंतर नहीं कर पाएगा, लेकिन डॉक्टर के पास जाते हैं तब उनको भी थोड़ा शक तो हो ही जाता है कि भाई क्या हो सकता है, इसलिए वे जांच भी कराते हैं। अच्छा, जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आती है तब तक आप किस तरह से दवाइयाँ देते हैं या मरीज जो है उसको क्या ध्यान रखना होता है? देखिए, किसी भी एक्यूट फेब्राइल इलनेस,
जो मौसमी बीमारी होती है जिसमें बुखार तेज़ आ रहा है, उसमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपने को बुखार उतारने की दवाई लेनी है। कोई सा भी आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पैरासीटामोल आप ले सकते हैं। और आपको जो ध्यान रखना है मरीज़ को कि बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन रहे, तो अपने प्रचुर मात्रा में तरल पदार्थ जैसे नारियल पानी, नींबू शिकंजी, छाछ, इनकी ज़्यादा सेवन करें ताकि बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन रहे। हल्का खाना खाए क्योंकि क्या होता है जब बुखार तेज़ होता है तो ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं होती है, और हल्का खाना या कार्बोहाइड्रेट डाइट होती है, इजीली डाइजेस्ट हो जाती है, तो उसका ज़्यादा मात्रा ले। चिकित्सक की सलाह से दवाई लेता रहे। कोई भी वार्निंग साइन आता है कि अगर बुखार नहीं उतर रहा, कोई दूसरे लक्षण आ रहे हैं कि आपको जॉन्डिस हो गया, उल्टियाँ रुक नहीं रही, आपको ऐसा लग रहा है कि खड़े होने में चक्कर आ रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा सो रहे हैं, या आप बहकी सी बातें कर रहे हैं, तो तुरंत चिकित्सक की सलाह लेना ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा, जो मलेरिया है, डेंगू है, स्क्रब टाइफस है, चिकनगुनिया है, डेंगी है, स्वाइन फ्लू है, तो ये जितनी भी समस्याएं होती हैं, इनके अंदर बुखार का क्या पैटर्न रहता है, मतलब क्या अंतर होता है? देखिए, अलग अलग बीमारियों में अलग अलग तरह से बुखार आता है। अगर हम डेंगू की बात करें तो डेंगू एक वायरल फीवर है। इसमें बुखार कंटिन्यूस फीवर होता है, इसमें बुखार रहता है, पूरे दिन भर बुखार रहता है, दवाई का असर होता है, उतनी देर ही बुखार उतरता है, और जैसे दवाई का असर खत्म होता है वापस बुखार आ जाता है। आमतौर पर अगर डेंगू की बात करें तो 4 से 5 दिन तक बुखार मरीज को हाई ग्रेड फीवर बना रहता है। हाई ग्रेड फीवर जिसमें 103 104 डिग्री फीवर भी आ सकता है, वो बना रहता है। और जब 5वें दिन बुखार उतरना स्टार्ट होता है, उसके बाद डेंगू के कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होते हैं, जैसे प्लेटलेट्स कम होना, या डेंगू शॉक में जाना, या डेंगू के जो दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हैं वो यूजुअली 4-5वें दिन देखते हैं। अब स्क्रब टाइफस की बात करें, ये बैक्टीरियल डिजीज है, लेकिन इसमें भी शुरू के 3-4 दिन हाई ग्रेड कंटिन्यूस फीवर रहता है। कंटिन्यूस फीवर मतलब जैसे मैंने पहले बताया कि पूरे टाइम रहता है, दवाई का असर उतरेगा उतनी देर ही बुखार उतरेगा, बाकी जैसे दवाई का असर खत्म होगा तो वापस बुखार आ जाएगा। अगर मलेरिया की बात करें तो इसमें एपिसोड ऑफ फीवर आते हैं। अगर ये अलग अलग टाइप के मलेरिया, मान लो कॉटन है, ट्राइवो वाइवेक्स है, ओवेल है, उसके हिसाब से फीवर आता है। आमतौर पे मलेरिया में फीवर एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, और एक फीवर का सिंगल एपिसोड आता है जो विद पसीना आके उतर जाता है। तो मलेरिया में डॉक्टर मतलब आम आदमी के लिए कई बार पता लगाना मुश्किल होता है, लेकिन डॉक्टर्स यूजुअली अपने एक्सपीरियंस से पहचान जाते हैं कि किस तरह का फीवर है, और उसी के अकॉर्डिंग वो टेस्ट गाइड करते हैं मरीज़ को। बिल्कुल। अच्छा, आप जो एलोपैथी के जितने भी चिकित्सक हैं उन्होंने तो बहुत लंबे समय तक पढ़ाई की है, और बहुत सालों के अनुभव और प्रैक्टिस के बाद आप अपने जैसे प्रोफेसर हैं और बाकी सब उस अनुभव को अर्जित करते हैं। लेकिन आम आदमी तो आजकल एक अलग तरह से अपनी डॉक्टरी भी करने लगे हैं। उनके पास गूगल है, उनके पास इंटरनेट के अन्य माध्यम है, तो वो अपने लक्षणों को वहाँ मिला लेते हैं, और हो सकता है कि वे खुद ही मेडिकल स्टोर पे जाके कोई दवा भी ले लेते हों और अपनी जांचें भी खुद करवा लेते हों। तो इस स्थिति में यदि मरीज़ ने खुद ही जांच करवा ली है और खुद ही मेडिकल स्टोर पे या कहीं से भी उसने दवा लेके इलाज शुरू कर दिया है, तो ये आदत या ये चलन कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, पत्रिका टीवी के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही खतरनाक चलन है। आमतौर पे सब जगह प्रॉब्लम है। अगर अपन पेरिफेरी की बात करें, जहाँ कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो एक कम अपनी नॉलेज कम होने के कारण इस तरह की हरकतें करते हैं कि आसपास किसी भी डॉक्टर को दिखा लिया, किसी मेडिकल स्टोर से दवाई खरीद के खा ली। जो अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें, जहाँ एजुकेटेड पीपल्स हैं, IT सेक्टर्स के लोग हैं, वो अपने वो गूगल से पढ़ के अपना इलाज करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक तरह से पूरा खतरनाक है। किसी भी बीमारी के लक्षण जो किताब में लिखे हुए हैं या गूगल पे लिखे हुए हैं, वो और जो जांचें गूगल पे लिखी हुई है उनसे देख के इलाज नहीं किया जाता। कोई भी डॉक्टर के कोई भी चिकित्सक अगर इलाज करता है तो अपने अनुभव के आधार पर इलाज करता है। सिर्फ पढ़ के आपका इलाज नहीं होता। हम पढ़ने के बाद जब कोई भी डॉक्टर बनता है तो पढ़ने के बाद जब फील्ड में वर्क करता है तो धीरे धीरे उसको अनुभव गेन होता है, उसके हिसाब से इलाज होता है। और इस प्रक्रिया को या इस आदत को तुरंत बदलना चाहिए। सरकार को भी कोई एक्शन लेना चाहिए कि सेल्फ मेडिकेशन बंद कराया जाए। क्योंकि जैसे अगर गांव अपन बात करें तो गांवों के मरीज बहुत ख़राब कंडीशन में आते हैं। वो आमतौर पर सिटी में जब आते हैं जब सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। अगर डेंगू की बात करें तो यूजुअली वो डेंगू शॉक सिंड्रोम में प्रेजेंट करेंगे। स्क्रब टाइफस की बात करें तो यूजुअली मोड्स में करेंगे। मोड्स जिसको मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन कहते हैं, वो 4-5-7-6 दिन तो वहीं ख़राब कर लेते हैं। और जब बिल्कुल स्थिति ख़राब होती है तो तुरंत शहर की तरफ भागते हैं। और इसी तरह जो अच्छे अर्बन एरिया की पब्लिक है वो भी क्या होता है 2 से 3 दिन सेल्फ मेडिकेशन लेती रहती है, गूगल पे पढ़ के अपना इलाज करते रहते हैं। और जब कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाते हैं तो तुरंत अस्पताल भागते हैं। लेकिन जब कोई भी मरीज कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होने के बाद आता है तो चिकित्सक को रिजल्ट आने में बहुत दिक्कत आती है। मतलब उसमें फिर आपके रिजल्ट ख़राब होने की संभावना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अगर आप इनिशियल स्टेज में प्रॉपर इलाज चालू कर दें और एक बार कॉम्प्लिकेशन के बाद अस्पताल में आएंगे तो डेफिनेटली कि आपको प्रॉब्लम्स होगी।
बिल्कुल। अच्छा, और सही इलाज, मतलब आप एक योग्य और अनुभवी चिकित्सक से इलाज ले रहे हैं। सरकारी अस्पताल में तो हमारे चिकित्सक सभी योग्य और अनुभवी होते हैं, इतने हज़ारों लाखों मरीजों का इलाज करने के उनको अनुभव होता है। तो अब देखिए, ये बहुत सामान्य रूप से आप स्वस्थ भी हो जाएंगे। एक कोर्स चलेगा दवाइयों का, कुछ परहेज बताई जाएंगी, खान पान के बारे में सलाह दी जाएगी, आप ठीक हो जाएंगे। अब आप इंटरनेट से, गूगल से, यहाँ से आप एक एक चीज़ देखेंगे, किसने उस चीज़ को डाला है, इसकी क्या गारंटी है। अच्छा, आप इसी संदर्भ में बता रहे हैं कि कई मरीज बहुत ख़राब स्थिति में आते हैं, जो कि शॉक सिंड्रोम होता है, तो इसको कैसे समझे? मतलब क्या ये मरीज के लिए अंतिम अवस्था होती है? नहीं, अंतिम अवस्था कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये तो होता है कि कॉम्प्लिकेशंस आ गए। किसी भी चीज़ को बिगाड़ने के बाद सुधारने में बहुत टाइम लगता है। अगर कोई भी चीज़ कोई भी बीमारी है, मान लो वायरल है, स्वाइन फ्लू है, कोविड है, अगर वो इनिशियल स्टेज में उसका प्रॉपर समय पे ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है तो बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन अब कोई भी डिजीज़ है, वो उसके कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गए, मतलब वो अपने बॉडी में अपना पूरा तरह से अपना इफेक्ट दिखा चुकी है, फिर अपन दवाई चालू करते हैं तो दवाई का इफेक्ट आने में टाइम लगता है। तो अंतिम अवस्था तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये होता है कि स्थिति थोड़ी सी गंभीर तो हो ही जाती है और रिस्क बढ़ जाती है। बिल्कुल, और ये बात हम कर रहे हैं, और मेरे पास तो इसका एक उदाहरण भी है कि कोविड के दौरान, मतलब ऐसे केस मैंने खुद देखे हैं कि जहाँ पर उन्होंने सारे लक्षणों की अनदेखी की और अपने जान पहचान वालों से उन्होंने जो दवाइयाँ खाई, वो दवाई अपने घर रहकर ही खाते रहे, डॉक्टरों को दिखाया नहीं, और अंत में स्थिति यही हुई कि उनको आईसीयू की ज़रूरत पड़ी और वहाँ पे उनको बचाया नहीं जा सका। अच्छा, ये हम जिन बीमारियों की बात कर रहे हैं, तो इनसे बचाव के लिए क्या टीके उपलब्ध हैं? मतलब मलेरिया है, डेंगू है, स्क्रब टाइफस है, डेंगी है, चिकनगुनिया है, स्वाइन फ्लू है। देखिए, ये अलग अलग दो प्रश्न हो गए। स्वाइन फ्लू और कोविड के लिए तो मार्केट में वैक्सीनेशन अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। बाकी डेंगी, चिकनगुनिया, स्क्रब टाइफस, मलेरिया, इनके लिए अभी तक ऐसा कोई प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं है, ट्रायल्स चल रही है, लेकिन अभी मार्केट में कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। इनसे बचाव ही इनका उपचार है। बचाव की अगर अपन बात करें तो जैसे एक एक बीमारी की अगर अपन लें, जैसे स्क्रब टाइफस का मैंने बताया कि ये खेतों में, नहरों के पास, गार्डन्स में इनमें फैलता है, तो उससे अवॉइड करें। अपने कपड़े प्रॉपर पहन के जाएं। अगर कहीं बाहर आउटिंग पे जा रहे हैं तो मस्कीटो रेपेलेंट्स या इनका प्रयोग करें। कहीं भी आपके गार्डन्स हैं, बगीचे हैं, तो उसमें आप इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे कराएं ताकि मस्कीटो कम करें। अब डेंगू की बात करें तो डेंगू देखा जाए तो हर साल डेंगू आता है और तकरीबन मैक्सिमम लोगों को इफेक्ट करता है, लेकिन लोग इसमें समझने की कोशिश नहीं करते। डेंगू है तो डेंगू से बचने का तरीका है कि भाई ऐसी चीज़ें, पानी इकट्ठा ना होने दें जहाँ मच्छर ग्रो करें। तो हम इन तमाम बीमारियों से बचाव के बारे में बात कर रहे थे, तो आपने बताया स्क्रब टाइफस और डेंगू जो है, इनसे हम कैसे बचाव कर सकते हैं? देखिए, डेंगू का जैसे मैंने बताया, ये सारी मस्कीटो बॉर्न डिजीज़ हैं, तो आपको हमेशा किसी भी इन चीज़ों से बचाव करना है तो आपको मस्कीटो बाइट से बचना है। अब इनके अलग अलग पैटर्न्स हैं। जैसे स्क्रब टाइफस का मैंने बता दिया कि खेतों में होता है, डेंगू होता है ये स्टैंडिंग वाटर में होता है। तो जो सबसे कॉमन कॉजेज, अपन अगर इंडिया बात करें तो बरसात के बाद अपने घरों में पानी इकट्ठा हो जाता है। सबसे कॉमन पानी का सोर्स है कूलर में पानी चेंज नहीं करते, बरसात आ जाती है, कूलर यूज़ करना बंद हो जाता है, पानी भरा हुआ है तो वो कई कई दिन तक भरा रहता है, लोग सफाई नहीं करते। घर के आसपास खड्डे होते हैं, कोई वो छतों पे बास्केट्स, पुराने टायर्स पड़े हैं, बाल्टियाँ पड़ी है, उससे पानी इकट्ठा हो जाता है। जो पानी स्टैंडिंग वाटर है वो 6-7 दिन अगर पानी इकट्ठा रह जाएगा तो उसमें मच्छर, ये लार्वा, डेंगू वायरस का लार्वा ग्रो करेगा और ये 100% आपको धीरे धीरे स्प्रेड हो जाएगा। तो जब भी बरसात आती है अपने घर में सफाई का ध्यान रखें, घर के आसपास सफाई का ध्यान रखें, कहीं भी कोई ऐसा वाटर सोर्स नहीं होने दें जो स्टैंडिंग वाटर हो। रेगुलर अगर कूलर भी है आपको यूज़ करना है तो उसका वाटर रेगुलर चेंज करें, ऐसा नहीं कि वो कूलर भरा हुआ है वहीं 15 दिन से भरा पड़ा है, वो सब चीज़ें अवॉइड करें। इसी तरह मलेरिया है तो मलेरिया से भी आपको मस्कीटो बाइट से बचना है। जब भी घर से बाहर निकले मस्कीटो रेपेलेंट्स का प्रयोग करें, अपने घरों में मस्कीटो रेपेलेंट का रेगुलर प्रयोग करें। घर से बाहर जाएँ तो कोई भी कपड़े इस तरह से पहने जो आपका पूरा बॉडी कवर करें, जैसे फुल स्लीव्स की शर्ट्स हैं, बच्चे हैं तो उनको पैंट्स पूरी पहनाएं, सॉक्स पहनाएं, शूज़ पहनाएं, ताकि उनको मस्कीटो बाइट के चांसेस कम हो जाएं। अच्छा, चिकनगुनिया और स्वाइन फ्लू, इन्हें लेकर भी कुछ सावधानियां बताई जा सकती हैं? चिकनगुनिया का तो डेंगू का इनका सेम ही है, सब वायरल डिजीज़ है, मस्कीटो बाइट से होती है, तो आपको मस्कीटो बाइट बचना है। स्वाइन फ्लू एक तरह से एयरबॉर्न डिजीज़ है, तो स्वाइन फ्लू में है कि जो आदमी को खुद को जागरूक होना पड़ेगा। जैसे आज मान लीजिए मैं हूँ, मेरे अंदर कोई वायरल URI के लक्षण आ रहे हैं, मेरे को जुकाम है, खांसी है, तो मुझे अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए, भीड़ भाड़ वाला इलाकों से दूर जाना चाहिए। आदमी अगर जब स्वाइन फ्लू अभी तो थोड़ा कम देखने को मिल रहा है,
तो अगर पेंडेमिक आता है या जब एंडेमिक होता है तो आप ऐसी जगह जहाँ ना जाएँ, क्लोज स्पेसेस हैं, भीड़ भाड़ है, या किसी को कोई भी बीमारी होगी तो वो एक दूसरे को स्प्रेड होगी। और सबसे मेन है कि सेल्फ आइसोलेशन बहुत ज़रूरी है। आदमी खुद समझदार बने। अगर उनके बच्चों को मान लो फीवर आ रहा है, गले में खराश है, जुकाम है, तो अपने बच्चों को स्कूल से छुट्टी दिलाएं। आप अगर पॉसिबल हो तो ऑफिस से छुट्टी लेके बैठे। मतलब सेल्फ आइसोलेशन है, सेल्फ जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। इससे दूसरों को बचाव हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, चिकनगुनिया के साथ एक ये आम धारणा रही है कि जिनको चिकनगुनिया हुआ उस समय, ये तो काफ़ी साल हो गए अब इस बात को, तो उसके बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक लोगों में ये शिकायत रही कि उनके जोड़ों में दर्द हर बार रहा है। तो अब जैसे बारिश का मौसम है, तो क्या जिनको बहुत सालों पहले चिकनगुनिया हुआ था, तो क्या ये वाकई में उसकी वजह से ही जोड़ों में दर्द होता है? देखिए निरंजन जी, ये कहना मुश्किल है कि उसके कारण है, लेकिन जब पेशेंट्स आते हैं तो वो यूजुअली कोरिलेट उसी से करते हैं कि साहब चिकनगुनिया हुआ था, उसके बाद से जोड़ों ने काम देना बंद कर दिया। हर सर्दी में जोड़ दुखते हैं, हर बरसात के मौसम में जोड़ दुखते हैं। तो ये कहना मुश्किल है कि उसके कारण है, लेकिन ऐसा इफेक्ट देखा गया है कि लोगों को तकलीफ बढ़ी है। अब उसका कई सारे रीज़न हो सकते हैं कि कोई पुरानी डिजीज़ हो, मान लो आर्थराइटिस हो, कोई आर्थराइटिस हो, वो पहले ध्यान नहीं गया हो और उसके बाद जब दर्द हुआ तो दर्द बढ़ने लग गया, तो डायग्नोज हो गई या उसका पता चल गया, तो लोगों को ध्यान उस पर चला गया। अच्छा, हमने जितनी इन मौसमी बीमारियों और संक्रमण को लेकर बातचीत की है, मतलब स्क्रब टाइफस है, मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, स्वाइन फ्लू तो कम है, अभी नहीं है इतना, लेकिन जिनको भी ये समस्या हो रही है और इलाज के बाद वे ठीक हो गए हैं, तो रिकवरी के बाद इन्हें खान पान और व्यायाम को लेकर किन किन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत रहती है या ध्यान देना चाहिए? देखिए, किसी भी वायरल इलनेस के बाद थोड़ी सी कमज़ोरी रहती है, जो मरीजों की कॉमन कंप्लेंट भी होती है, इसको पोस्ट वायरल मैलेज भी कहते हैं। चाहे अपन स्क्रब टाइफस की बात करें, चाहे चिकनगुनिया की बात करें, डेंगू की बात करें, तो आमतौर पे पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद भी 10-15 दिन तक कमज़ोरी महसूस हो सकती है। तो उस पर बहुत ज़्यादा व्यायाम तो करने की ज़रूरत नहीं, हल्का फुल्का व्यायाम कर सकते हैं। बाकी अपना खान पान बढ़ाएँ। खान पान क्या होता है कि अपन को सिर्फ प्रोटीन डाइट ज़्यादा बढ़ाएँ, लिक्विड इंटेक ज़्यादा बढ़ाएँ, ताकि बॉडी जो मसल्स वीक हुई हैं, बॉडी ग्रो करे, तो प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है। हेल्दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ज़्यादा इंटेक करें। प्रोटीन के अगर आप वेजिटेरियन है तो सोयाबीन है, पनीर है, बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आप एग लेते हैं तो एग बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। तो इन डाइट्स पे ज़्यादा ध्यान दें। बिल्कुल। अच्छा, अभी आपने डाइट्स के बारे में बताया, इन समस्याओं के जो मरीज हैं कि उन्हें क्या क्या लेना चाहिए, तो इन सब चीज़ों से क्या इम्यूनिटी भी बढ़ेगी हमारी? देखिए, इम्यूनिटी बढ़ती है। एक्सरसाइज सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल एक्सरसाइज का है। डाइट का भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है। आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स अगर रेगुलर मात्रा में लेते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़ेगी। आप ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम या अखरोट है, इनको आप रेगुलर लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। डेफिनेटली बॉडी की पावर बढ़ती है। अच्छा, जहाँ पे शिशु हैं घरों में वो, और उनसे बड़े जो बच्चे हैं वो हैं, गर्भवती महिलाएं हैं या बुज़ुर्ग हैं, तो उन्हें इस मौसम में अपनी फ़िटनेस या उनकी सेहत के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या घर में बाकी जो सदस्य हैं उन्हें क्या ध्यान देना चाहिए? देखिए, कोई भी बच्चा या बूढ़ा हो या प्रेगनेंसी हो, ये हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि अगर मान लो बच्चे हैं तो उनको अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप प्रॉपर्ली कवर करके भेजें। घर में मॉस्किटो रेपेलेंट्स का उपयोग करें। अगर कोई बुजुर्ग है तो वो भी घर से बाहर जाए तो प्रॉपर्ली कवर्ड होकर जाए, ताकि मॉस्किटो, क्योंकि इनमें कोई भी डिजीज़ होगी या प्रेग्नेंट फीमेल है, इनमें कोई भी डिजीज़ होगी तो ये खतरनाक रूप ले सकती है, क्योंकि बॉडी थोड़ी सी कंप्रोमाइज होती है, चाहे चाइल्ड हो, चाहे एडोलेसेंट, ओल्ड एज हो या प्रेग्नेंट लेडी हो। तो इनका ध्यान रखने की ज़रूरत ये है कि आप मॉस्किटो बाइट से बचें। और किसी को भी डिजीज़ हो रही है तो थोड़ा सा उनसे आप आइसोलेशन बनाएं, कि मान लो घर में किसी और को हो रही है तो खुद ही समझदारी दिखा के बच्चों से दूर रहे या बड़ों से दूर रहे। अच्छा, जब बारिश का मौसम होता है तो उस दौरान हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे लेकर हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मतलब हमारा जो खान पान है वो कैसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा खान पान की ज़रूरत नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत नहीं है। बारिश के सीज़न में जो डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड बीमारियां दिखती है वो इसलिए दिखती है कि जो बाहर का खाना होता है या अनकवर्ड खाना होता है वो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाती और उनमें सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो जब भी आप मतलब ध्यान ही रखना है कि बाहर का खाना नहीं खाएं, घर में भी है तो प्रॉपरली फ्रेशली कुक्ड खाएँ। ऐसा नहीं कि आप कल का खाना खा रहे हैं, पुराना खाना खा रहे हैं। और ये है, बाकी सबसे मेन है कि जैसे बाहर भी खा रहे हैं तो जो चीज़ें अनकुक्ड होती हैं उनसे इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे मान लो कोई वेजिटेबल कटी हुई है, कोई फ्रूट्स कटे हुए हैं, उसको अवॉइड करें। या तो आप फ्रूट्स खाने हैं तो जैसे कवर्ड फ्रूट्स हों या फ्रेशली कटे हुए हों तो उन्हीं को खाएं।
अच्छा, जो लाइफ स्टाइल वाली बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, हाँ, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की जिनको समस्या है, तो ऐसे मरीजों के लिए कुछ सलाह आप देना चाहें? सबके इनके लिए वही कॉमन सलाह है कि अपने आप को बचाएं। अगर कोई कहीं मान लो डायबिटीज़ है, किसी को हार्ट डिजीज़ है और उसको कोई दूसरी कॉम्प्लिकेशन, दूसरा कोई इंसल्ट होती है, मान लो डेंगू हो गया या स्क्रब टाइफस हो गया या स्वाइन फ्लू हो गया या कोविड हो गया, तो उनमें चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, क्योंकि थोड़ी बॉडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ तो रहती है। तो वो अपना प्रॉपर अपनी दवाइयाँ टाइम पर लेते रहें, प्रॉपरली जो सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनको अपनाएं। बिल्कुल। और यदि आपको इस तरह की बीमारी या कोई समस्या पहले से है, तो आपको अपनी इम्यूनिटी जो है उसे अच्छा रखना है, उसे मजबूत रखना है, क्योंकि कोविड में हमने देखा है कि अन्य बीमारियों वाले जो मरीज़ थे उन लोगों को कोविड होने पे ज़्यादा समस्याएं हुई और उनका जो जीवन है वो खतरे में भी पड़ा, और उस वजह से जो दिक्कतें हुई वो तो हम सब ने देखी हैं, पढ़ी हैं और भुगती भी हैं। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप अपने खान पान और व्यायाम उसका पूरा ध्यान रखें। डॉक्टर विशाल गुप्ता जी को हम धन्यवाद कहेंगे, उन्होंने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। हेलो डॉक्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए पत्रिका टीवी और रखिए अपनी सेहत का ख्याल। धन्यवाद। नमस्कार।